So hello UPSC aspirants, how are you all? I hope you all are doing well. And firstly, I welcome you all to RK UPSC and thank you for being a part of RK UPSC. So आज से हम सबकी एक जर्नी स्टार्ट होने वाली है और ये जर्नी है हमारा मिशन इस एग्ज़ाम को क्रैक करना। ठीक है, देखो ये एग्ज़ाम अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। ठीक है, और हम सब लोग एस्पिरेंट जो इस एग्ज़ाम को जब हम इसके लिए प्रिपेयर करते हैं तो हम थोड़ा डर जाते हैं कि ये एग्ज़ाम बहुत डिफ़िकल्ट है, पता नहीं हमसे होगा नहीं होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने से पहले और ड्यूरिंग प्रिपरेशन भी आते हैं। सो मैं सबसे पहले आपको एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि इस एग्ज़ाम को हर साल बहुत सारे बच्चे क्लियर करते हैं और जो क्लियर करते हैं वो भी हमारे जैसे ही बच्चे होते हैं, हमारे जैसे स्टूडेंट होते हैं, वो भी पढ़ते हैं, सेम बुक्स पढ़ते हैं, सबके पास सेम रिसोर्सेज है। द पॉइंट इज़ दैट कि हम सबको कभी ना कभी तो स्टार्ट करना पड़ेगा। जो स्टूडेंट या जो आज एक IAS ऑफिसर है, कभी ना कभी उसने भी स्टार्ट किया होगा, कभी ना कभी वो भी ज़ीरो से स्टार्ट करके वहाँ पर पहुँचा होगा। सो मैं भी आपको यही कहूँगी कि चलिए आज हम भी एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं और खुद से ये प्रॉमिस करते हैं कि हम इस जर्नी में अपना 100% देंगे और एक दिन हम उस एग्ज़ाम को पूरी तरह से क्रैक कर देंगे और हम जो हमारा ड्रीम है IAS, IPS, IFS उसको पा लेंगे। ठीक है, सो अभी इस ओरिएंटेशन वीडियो में मैं आपको एक मैक्रो आइडिया दूंगी कि हम इस पूरी जर्नी में हम कैसे अपने सिलेबस को कवर करेंगे, कैसे हम किस किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देंगे और मंथ बाय मंथ, डेज बाय डेज कैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे एक एक चीज़ को कवर करके। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। सो मैंने हमारी जो स्ट्रेटेजी है ना उसको 4 फेजेस में डिवाइड किया है, दैट इज फेज 1, 2, 3 एंड 4। फेज 1 में वी हैव कोर सब्जेक्ट्स प्लस ऑप्शनल। देखो कोर सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, हर एक का अलग अलग मानना होता है, अपना अपना मानना होता है, बट मेरे अकॉर्डिंग कोर सब्जेक्ट्स हैं पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। नाउ यही 4 कोर सब्जेक्ट्स क्यों चूज़ किए मैंने, रीज़न बीइंग जब अगर हम PYQs के प्रीलिम्स के PYQs देखें या फिर अगर मेंस, तो हमें सबसे पता है कि ये वाले जो सब्जेक्ट्स हैं ये 60% अप्रॉक्सीमेटली 60% पोर्शन कवर करते हैं। ये वाले जो सब्जेक्ट है ना ये प्रीलिम्स के चाहे मेंस के ये सबसे मेन सब्जेक्ट है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो होते हैं वो इन सब्जेक्ट्स के होते हैं, ये चीज़ सबको पता है। अगर हम इन सब्जेक्ट्स को अच्छे से कवर कर लेंगे, अच्छे से हमारे कोर सब्जेक्ट है, इनको हम प्रॉपर टाइम देंगे क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जो मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए कॉमन है। ठीक है, और अगर हम इन सब्जेक्ट्स को अच्छे से कवर कर लेंगे तो हम आधा तो बैटल ऐसे ही जीत जाएंगे अगर हमारे ये सब्जेक्ट अच्छे से कवर हो जाएंगे। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर मैंने फर्स्ट फेज में ही ऑप्शनल क्यों रखा है। ठीक है, देखिए हम सबको इतना पता है, यहाँ तक आकर तो हमें इतना तो पता होगा कि ऑप्शनल जो है ना उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है UPSC में। ठीक है, जब हम प्रीलिम्स क्लियर करते हैं और जब हम मेंस देते हैं उसमें हमारा ऑप्शनल का पेपर होता है जो कि 500 मार्क्स का होता है। ठीक है, मतलब कि 250 ईच पेपर, और इस ऑप्शनल में इतनी वेरिएशंस होती है। जब मैं आपको एक ऑप्शनल की गाइडेंस की एक वीडियो है पूरी कि हमें अपना ऑप्शनल कैसे चूज़ करना चाहिए, उसमें मैंने डिस्कस किया है क्या कि ऑप्शनल की इंपॉर्टेंस क्या है, ऑप्शनल अगर हम सही से चूज़ करें उसका क्या फ़ायदा है। ठीक है, तो सबसे पहले बैक टू द पॉइंट कि मैंने ऑप्शनल अभी क्यों रखा है। अगर हम ऑप्शनल्स का सिलेबस देखें और उसकी टाइमलाइन देखें तो कम से कम हमें ऑप्शनल कवर करने में 3 से 4 महीने चाहिए, कम से कम लीस्ट। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ये सोचते हैं कि हम जब प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो टाइम होगा तब हम ऑप्शनल कवर करेंगे, बट शायद तब हमारे पास बिल्कुल भी इतना टाइम नहीं होता कि हम किसी नई चीज़ के मतलब कई सिलेबस के साथ इंटरेक्ट करें या कोई नए सब्जेक्ट के साथ। वो जो हमारा टाइम होता है दैट इज़ फॉर रिवीजन ओनली, और उसके में उस टाइम पर हमें सिर्फ हमारी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, हमारे जो स्किल्स है हमें सिर्फ उनको इम्प्रूव करना है। ठीक है, और कई लोग कहेंगे कि नहीं हम इसको Jan-Feb से स्टार्ट करेंगे, और ये भी बहुत बड़ी गलती होती है क्योंकि वो जो हमारा Jan-Feb, March, April वाले महीने होते हैं तब हमें पूरी प्रीलिम ओरिएंटेड जो प्रिपरेशन करनी चाहिए। सो ये बेस्ट टाइम है फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर, हमारे पास 6 महीने हैं, और अगर हमने इसमें अपना ऑप्शनल कवर कर लिया तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे हमारे आसपास जिन्होंने अभी हम अपने ऑप्शनल को शायद शुरू भी नहीं किया अगर, और हम तब तक कंप्लीट कर लेंगे तो हम एक एज पर होंगे। देखो ऑप्शनल कंप्लीट करने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप उसको अच्छे से कवर करो, मेरा ऑप्शनल कंप्लीट करने से मतलब यह है कि एटलीस्ट आप गो थ्रू हो जाओ कि आपके ऑप्शनल में क्या है, आपके नोट्स प्रिपेयर हों आपके ऑप्शनल के, और आपने 2 से 3 बार वो नोट्स रिवाइज किए हों, उनके PYQs को गो थ्रू किया गया हो।
इससे आपका जब प्रीलिम्स और मेंस के बीच का जो टाइम होगा ना, जब वो वाले टाइम में आप खुद को ये सब करने के बाद तब देखोगे, तब आप देखोगे कि हाँ मैंने अपना बहुत सारा टाइम बचा लिया है। और बहुत से बच्चे जो इस टाइम ऑप्शनल के लिए जूझ रहे होंगे कि मेरे को अभी ऑप्शनल करना चाहिए, जीएस करना चाहिए, ऐसे उस टाइम पर आप जो होंगे एक एज पे होंगे, ठीक है। सो इसलिए मैंने ऑप्शनल को स्टार्टिंग में रखा। देखिए आप चाहे पूरा जुलाई मंथ ये डिसाइड करने के लिए लीजिए कि आपको कौन सा ऑप्शनल चूज़ करना है, उसके बाद भी आपके पास 5 महीने आप बहुत आराम से अपना ऑप्शनल कवर कर सकते हो। नेक्स्ट फेज़ 2 में हमारे पास आएंगे सेकेंडरी सब्जेक्ट्स प्लस सी सेट। अभी सी सेट मैंने फेज़ 2 में क्यों रखा है, सी सेट हम शुरू से क्यों नहीं करें, क्योंकि आजकल सी सेट की बहुत इंपॉर्टेंस हम सबको पता है। इसका रीज़न एक ही है मेरे पास सी सेट को यहाँ पर रखने के लिए, कि एक तो जब हम इसको सी सेट को सबसे पहले हमारे कोर सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे, तो हम जीएस को लेकर ऑलरेडी कोर सब्जेक्ट खत्म होने के बाद हम कॉन्फिडेंट होंगे जीएस को लेकर। उसके बाद हम सी सेट को भी उतना टाइम दे सकते, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट्स भी थोड़े लाइटर हो जाएंगे। जब मैं आपको आगे बताऊँगी कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, तब आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। ओके, उसके बाद हमारे आते हैं जीएस के रिमेनिंग सब्जेक्ट। इसमें मेनली हमारे वो सब्जेक्ट्स आएंगे जो मेन्स के लिए, ठीक है। और उसके बाद आएगा फेज़ 4 रिवीजन एंड टेस्ट। अभी अगली स्लाइड तक आपको क्लियर हो जाएगा। सो देखिए सबसे पहले ये मैक्रो स्ट्रैटेजी है। फेज़ 1 में हम कवर करेंगे पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी प्लस ऑप्शनल। देखो ये जो हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, सबको पता है कि ये कोर सब्जेक्ट है और इनकी वेटेज अभी देखो हिस्ट्री में चाहे फ्लक्चुएशन आ रही है, बट फिर भी हम यूपीएससी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। बट ये जो 4 सब्जेक्ट हैं ये नी है यूपीएससी की, ठीक है। और इसके साथ हम ऑप्शनल कवर करेंगे। देखो उसके बाद हमारे पास आ गया इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशन। एज कम्पेयर टू पॉलिटी, इकोनॉमिक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब्जेक्ट थोड़े से ईजी है, मतलब लाइटर कह सकते हैं। तो इनके साथ हम सी सेट को ईजिली मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फेज़ 3 में हमारे पास आता है एथिक्स प्लस सोसाइटी, सोशल जस्टिस, गवर्नेंस, इंटरनल सिक्योरिटी। अब देखो ये वाले जो सब्जेक्ट है ना, ये मेंस के सब्जेक्ट है। इन सब्जेक्ट्स को इस टाइम पर हमें याद नहीं करना है, हमें सिर्फ इनको गो थ्रू करना है, 2 दिन रीडिंग करनी है इसके, ताकि जब हम इसको मेंस में पढ़े हमें कुछ नया ना लगे। और इस टाइम पर हम साथ साथ में अपनी रिवीजन को भी अच्छे से कंटिन्यू कर सकते हैं, अपना जो एक चेन चल रही है उसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं। और लास्ट फेज में हम जो भी हमारे पेंडिंग टॉपिक उसको कवर करेंगे, रिवीजन, प्रैक्टिस, एंड उसके बाद आप सबके होंगे फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले फेज़ 1 को डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पर मैंने ईच सब्जेक्ट को 45 डेज दिए गए हैं, ठीक है। 45 डेज मतलब कि हमारा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 6 महीने सिर्फ इन कोर सब्जेक्ट्स पर जाएंगे, ठीक है। शायद बहुत से बच्चों की इतना टाइम सिर्फ कोर सब्जेक्ट्स को देने में, ठीक है। अगर आप लोग कोर सब्जेक्ट्स को अच्छे से देखो, ये हमें कोर सब्जेक्ट सिर्फ मेंस के लिए ही नहीं कवर करनी, हमें मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए कवर करने हैं, ठीक है। और आप सबको पता है कि ये कोर सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जिस दिन आपने ये कोर सब्जेक्ट्स कवर कर दिए, उसके बाद आपने यूपीएससी के पीवाईक्यू सॉल्व किए, तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये जो 6 महीने हमने यहाँ पे डेडिकेटली दिए हैं, हमें इसका फ़ायदा हुआ है, ठीक है। सो देखो हमने पॉलिटी के लिए 45 डेज दिए हैं, इकोनॉमी, हिस्ट्री सबके लिए 45 डेज दिए, टाइम मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। और एवरी संडे टेस्ट, देखो आपको वीकली बेसिस पर टारगेट मिलेंगे कि आपको यहाँ से लेकर इतना ये वाले चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है, और ये आपको रिवाइज करना है, और उसके बाद उन्हीं में से आपका एक वीकली टेस्ट होगा, ठीक है। तो दिस इज़ फेज़ 1, और ये हमारा जो फेज़ 1 है 30 दिसंबर तक चलेगा। उसके बाद हमारे पास आता है फेज़ 2, इसमें हम कवर करेंगे इन्वायरमेंट। अभी बहुत से बच्चे सोचेंगे कि मैंने इन्वायरमेंट को 10 से 15 दिन दिए हैं, क्या 10 से 15 दिन में इन्वायरमेंट कंप्लीट हो सकता है? तो जी हाँ, बेशक हो सकता है। कैसे? देखो सबसे पहले हम यहाँ पर लास्टली ज्योग्राफी कवर करेंगे, और ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट बहुत इंटरलिंक है, तो हमें इतनी डिफिकल्टी नहीं होगी इन्वायरमेंट को कवर करने में, ठीक है। उसके बाद मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्लस इंटरनेशनल रिलेशन दोनों को 15 दिन कैसे दिए? देखो हम सबको इतना पता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी और IR ये दोनों करंट ओरिएंटेड है, ठीक है। मेनली इसमें से वही पूछा, करंट अफेयर्स में से एग्जाम आते हैं, हम सबको ये पता है। तो इसको कवर करने में हमें इतना टाइम लगेगा, क्योंकि हम शुरू से करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, जून जुलाई। अगर हम जुलाई से करंट अफेयर्स को कवर करना शुरू कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ पर आकर इतनी प्रॉब्लम होगी। और उसके अलावा हम जो इसके लिए रिसोर्स फॉलो करेंगे, आई थिंक उस रिसोर्स के साथ हम बहुत ईजिली 10 से 15 दिन को इससे अच्छे से कवर भी करेंगे और रिविजन भी करेंगे, ठीक है। और इसके 2 टेस्ट होंगे, मतलब कि 2 टेस्ट साइंस एंड टेक के, 2 टेस्ट IR के, और 2 टेस्ट ये इन्वायरमेंट के होंगे, ठीक है। उसके बाद आ रहा है फेज़ 3। देखो फेज़ 3 में मैंने कोई टाइमलाइन नहीं मेंशन की कि ये इतने दिन में ख़त्म करेंगे, बस ये कि हम लास्ट हमारे पास 1 फेब टू मतलब 1 मार्च तक, 1 फेब से 1 मार्च तक हम जो हमारे एथिक्स, सोसाइटी, सोशल जस्टिस, गवर्नेंस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, इनको मैं आपको इनके नोट्स, लेक्चर्स प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। और आपको सिर्फ उनको गो थ्रू करना है, ठीक है। अच्छे से 1 महीने हम अच्छे से, देखो हमारे पास
5 सब्जेक्ट हैं, तो हम इनको अच्छे से 6-6 दिन, एक हफ्ता भी देंगे तो हम इसको अच्छे से गो थ्रू कर देंगे। और ये सब्जेक्ट को इतने ज़्यादा बल्कि नहीं है, ठीक है। जो बल्कि सब्जेक्ट है हम उसको ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, और इसमें भी मोस्टली जो सब्जेक्ट है वो करंट ओरिएंटेड है, ठीक है। तो उसके बाद देखो, साथ ही मैंने मेंशन किया है रिवीजन। जब हम एथिक्स को पढ़ेंगे साथ में हम पॉलिटी की रिवीजन करेंगे। जब सोसाइटी तो इकोनॉमी, सोशल जस्टिस के साथ हिस्ट्री, गवर्नेंस के साथ ज्योग्राफी, और यहाँ पर ना इंटरनेशनल सिक्योरिटी, प्लीज़ करेक्ट है, इंटरनल सिक्योरिटी, और उसके साथ हम इन्वायरमेंट। देखो साथ साथ में हमारे मेंस के भी सब्जेक्ट हो रहे हैं और साथ में हमारी रिविजन भी हो रही है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज, दैट इज फेज 4। इसमें हम मार्च के पहले 15 दिन जितने भी हमारे, अगर किसी को कोई टॉपिक इन टाइम में पेंडिंग रह गया तो वो उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद 16 to 31 मार्च में क्या होगा कि इन 15 दिनों में अगेन हम एक एक सब्जेक्ट को लेकर शुरू में एक एक सब्जेक्ट को कवर करेंगे। और यहाँ पर डेली बेसिस पे आपके CSET के टेस्ट होंगे। CSET के टेस्ट, जो भी हमने CSET की रिवीजन किया है, डेली बेसिस पे CSET के टेस्ट दिए जाएंगे इस टाइम में, इस 15 दिन में, 15-16 दिन में, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारे पास अप्रैल। अभी रह गया भाई पेपर में 1 महीना। अभी क्या करें, अभी सभी ना बहुत टेंशन में हो गए। देखो जिस बच्चे ने इस टाइम पर अच्छे से अपने सिलेबस को कवर किया होगा वो इस टाइम पर आकर एकदम कॉन्फिडेंट होगा, और जिसने नहीं किया होगा वो इस टाइम पर टेंशन में होगा, ठीक है। सो अभी हम देखो, अभी हमारे पास हमने रिवीजन, कोर सब्जेक्ट्स की भी रिवीजन कर लिया है, हमने CSET के भी टेस्ट दे लिए। अभी क्या रह गया, अभी हम अप्रैल में करेंगे करंट अफेयर्स, क्योंकि जो करंट अफेयर्स हम जुलाई में करेंगे, अगस्त, क्या आपको लगता है कि आप इतने टाइम तक उनको याद रख सकते हो? नहीं। तो हमारा मेन इसमें ये कि हमारे करंट अफेयर्स जितने भी हम उसको अच्छे से रिवाइज करें, ठीक है। हमारे करंट अफेयर्स की रिवीजन करें। करंट अफेयर्स को हमें बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं देना, बट जितना उसको ज़रूरत है हम एटलीस्ट उतना उसको टाइम देंगे। उसके बाद रिवीजन ऑफ थीम्स ऑफ पेपर। देखो हम सबको पता है कि जो हमारा GS 1 होता है ना, उसकी थीम्स होती हैं। एवरी सब्जेक्ट हैज़ थीम्स, ठीक है। अभी देखो, जब हमने सब्जेक्ट्स को डिटेल में पढ़ लिया है, उसके बाद हमने उसके 2 रिवीजन्स कर लिए, अब जो मेन टाइम आएगा, हम सिर्फ हमारा मेन फोकस होगा उन सब्जेक्ट्स की मेजर थीम्स के ऊपर। तो हम अच्छे से उनकी थीम्स को रिवाइज करेंगे, उनकी थीम्स पर टेस्ट लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आकर जो हमारे नोट्स हैं वो एकदम शॉर्ट हो जाएंगे। शॉर्ट होने का मतलब कि अभी हमें पता है कि ये चीज़ें मुझे याद है, ये चीज़ें मुझे याद करनी है, ठीक है। तो हम अब यहाँ पर अपने शॉर्ट नोट्स को प्रिपेयर करेंगे जो हमें मई में पढ़ने हैं, ताकि हमारे 1 या 2 दिन में हमारा एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए। अभी देखो, मई में मैंने कुछ भी नहीं लिखा है। मई में मैंने लिखा है पेपर सॉल्विंग अप्रोच। इससे क्या मतलब है पेपर सॉल्विंग अप्रोच? देखो, अगर हम ना PYQs को देखते हैं तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि UPSC प्रीलिम्स में ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें नॉलेज नहीं काम आती, जिसमें सिर्फ कॉमन सेंस से वो सॉल्व हो जाते हैं। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो आपको मैं एक अलग वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी कि ऐसे कई क्वेश्चंस हैं UPSC में जिसके बारे में अगर आपको ज़ीरो नॉलेज भी है ना, तब भी आप उसको सॉल्व कर सकते हो। जब आप पेपर में बैठते हो तो कौन सी अप्रोच, मतलब आपको एकदम हर एक चीज़ ना माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि मुझे यहाँ से पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करना है, मुझे ऐसे पेपर सॉल्व करना है मुझे, क्योंकि जब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं ना, तब पेपर सॉल्विंग में और अपने रूम में बैठकर पेपर सॉल्व करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो पेपर सॉल्विंग अप्रोच क्या होनी चाहिए? आपको कुछ लॉजिकल, मतलब कुछ लॉजिक्स, कुछ कॉमन सेंस से, कुछ इजीली जो क्वेश्चन सिर्फ बिना पढ़े कह सकते हैं कि अगर तुक्का लगा सकते हैं, तो वो कैसे करना है, तो वो चीज़ें भी लास्ट मोमेंट पे हम डिस्कस करें। क्योंकि अभी अगर हम वो उसको डिस्कस करने लगे तो शायद बहुत से बच्चे अभी ध्यान ही नहीं देंगे कि हमें क्या पढ़ना है या क्या नहीं। तो उनका ध्यान होगा कि ठीक है, अगर इस अप्रोच से पेपर सॉल्व हो रहा है तो हम इसको कर लेंगे, बट नहीं, ये चीज़ें हम एंड के लिए रखेंगे, ठीक है। सो मई में हम सिर्फ इस चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे, ताकि हमारा जो ऑलरेडी माइंड में इतना प्रेशर होता है उस टाइम कि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, पता नहीं क्या होगा, उसको कम करने के लिए और खुद को कॉन्फिडेंट रखने के लिए उस टाइम हम इन अप्रोचेस को लेकर आएंगे, ठीक है। सो अभी देखो, मैंने टेस्ट की बात की थी कि आपके वीकली टेस्ट होंगे, उस टेस्ट में क्या क्या इंक्लूड होगा। सो उस टेस्ट में सबसे पहले स्टैटिक और करंट अफेयर्स, देखो दोनों तरह के क्वेश्चन होंगे। आई विल मेक श्योर कि टेस्ट में जो 75% होगा वो स्टैटिक होगा और 25% विल बी करंट अफेयर्स। अभी देखो, करंट अफेयर्स की मैंने अभी तक बात नहीं की ना कि करंट अफेयर्स, देखो करंट अफेयर्स के लिए मैं ऐसे डील कर, करंट अफेयर्स को हम कैसे डील करेंगे। तो करंट अफेयर्स के लिए हम डेली प्लस मंथली अप्रोच फॉलो करेंगे। मतलब कि हम डेली बेसिस पर भी करंट अफेयर्स करेंगे और मंथली बेसिस पे। इन सब के बारे में ना कि कहाँ से करंट अफेयर्स करने हैं, कहाँ से कौन सा चीज़ पढ़नी है, इनके लिए जब हमारी रिसोर्सेज और बुक लिस्ट वाली वीडियो आएगी उस पर मैं आपको सारा कुछ क्लियर कर दूँगी। आई होप कि इस वीडियो से आपको सारा कुछ क्लियर हो गया हो और कुछ भी ऐसा नहीं बचा हो जो, मतलब अगर आपको कोई डाउट, कुछ भी ऐसा ना बचा। और अगर कोई आपको डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कॉमेंट्स में उसको बताइए। सो दिस इज़ आवर ओरिएंटेशन वीडियो। Thank you.